नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। खास पेशकश लेकर इंडिया पूछता है इंडिया। अमेरिका में शटडाउन का दौर चल रहा है। इसे आसान भाषा में समझिए कि अमेरिकी बजट पर ताला लगा हुआ है। अमेरिकी सरकार कोई भी पैसा नहीं खर्च कर रही है और इस शटडाउन लगभग 10 दिन का होने वाला है। शटडाउन का असर सरकारी नौकरियों पर पड़ना शुरू हो चुका है। शटडाउन खत्म करने के लिए डेमोक्रेट सांसदों पर दबाव बढ़ाने के क्रम में ट्रंप प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी। व्हाइट हाउस के बजट विभाग ने बताया कि बड़े पैमाने पर छंटनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अमेरिकी स्वास्थ्य विभाग ने इस बात की पुष्टि की है कि कुछ कर्मचारियों को छंटनी नोटिस भी दिए गए। ट्रंप ने पहले ही धमकाया था कि संघीय कर्मचारियों की छंटनी शुरू की जाएगी और कहा था कि इसकी शुरुआत डेमोक्रेट एजेंसियों के साथ की जाएगी, क्योंकि वो चाहते हैं कि अमेरिका में जो गुस्सा पैदा होगा, जो रोष पैदा होगा, इस शटडाउन की वजह से जो नुकसान होगा, उसका ठीकरा डेमोक्रेट पर फोड़ा जाए। और इसी शटडाउन पर अमल करते हुए ट्रंप प्रशासन ने डेमोक्रेट्स पर दबाव बनाने के लिए संघीय सरकार के हजारों कर्मचारियों की छंटनी शुरू कर दी है। एक तरफ अमेरिका में त्योहारी सीजन की शुरुआत होने वाली है, लेकिन उससे पहले लोगों की नौकरियां पर कैंची चलाई जा रही है। प्रशासन ने 7 एजेंसियों में 4000 से अधिक कर्मचारियों को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि शटडाउन का इस्तेमाल संघीय कार्यबल को घटाने और अपने पुराने लक्ष्य को पूरा करने के लिए करना चाहते हैं। अमेरिकी कानून के मुताबिक संघीय सरकार को अपने कर्मचारियों को नौकरी से निकालने से कम 30 दिन पहले नोटिस देना होगा। अमेरिका में सीनेट में सरकार के खर्चों को लेकर सहमति नहीं बन पाई थी, यानी जो बजट वहां पारित होता है, 1 अक्टूबर से वहां फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है और उससे पहले बजट पास कराना बहुत जरूरी होता है। और अगर बजट पास नहीं कराए तो शटडाउन की स्थिति बनती है और हाउस और सीनेट में सहमति होनी जरूरी है, लेकिन यह सहमति नहीं बन पाई थी और इससे जुड़ा बिल भी पास नहीं हो पाया। इसके बाद अमेरिका में शटडाउन कर दिया गया। डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दोनों ही एक दूसरे को शटडाउन के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। यह पहली बार नहीं है जब अमेरिका में शटडाउन हुआ है। इससे पहले भी अमेरिका कई बार शटडाउन का दौर देख चुका है। नवंबर 1995 में 5 दिन का शटडाउन हुआ। दिसंबर 1995 में 21 दिन का शटडाउन हुआ। सितंबर 2013 में 16 दिन का शटडाउन हुआ। जनवरी 2018 में 3 दिन का शटडाउन हुआ। फरवरी 2018 में 1 दिन का शटडाउन हुआ। दिसंबर 2018 में 35 दिन का शटडाउन हुआ। और 2018 के बाद जब पहली बार यूएस सरकार बंद हुई है, 18-19 में भी शटडाउन हुआ था। 18-19 में 35 दिन का शटडाउन हुआ था। उस समय भी डोनाल्ड ट्रंप ही 2018 में राष्ट्रपति थे। सीनेट में डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन एक दूसरे को दोषी ठहरा रहे हैं। किसी ने समझौता नहीं किया और आधी रात की डेडलाइन गुजर गई। नतीजतन लाखों संघीय कर्मचारियों को वेतन पर बिना वेतन के छुट्टी पर भेजा जा रहा है या छंटनी का सामना करना पड़ रहा है। सरकारी शटडाउन तब होता है जब वार्षिक व्यय विधेयक पर सहमत नहीं हो पाती है। अमेरिकी सरकार के अलग अलग विभागों को चलाने के लिए हर साल बजट की आवश्यकता होती है। इसके लिए संसद से बजट या फंडिंग बिल पास कराना जरूरी होता है, लेकिन जब राजनीतिक मतभेद हो या गतिरोध हो, इसकी वजह से बिल पास नहीं हो पाता है, तो सरकार के पास कानूनी रूप से खर्च चलाने के लिए कोई फंड नहीं बचता। ऐसी स्थिति में अमेरिकी सरकार को अपनी गैर जरूरी सेवाएं बंद करनी पड़ती हैं, जिसे सरकारी शटडाउन कहा जाता है। अमेरिका का फिस्कल ईयर यानी खर्च का साल 1 अक्टूबर से शुरू होता है और यह एक तरह से सरकार का आर्थिक साल होता है, जिसमें वो अपना पैसा खर्च करने और बजट बनाने की योजना बनाती है। इस दौरान सरकार तय करती है कि कहां पैसा लगाना है, जैसे सेना के विभाग में लगाना है, स्वास्थ्य के विभाग में लगाना है, शिक्षा के विभाग में लगाना है और कितना लगाना है। अगर इस तारीख तक नया बजट पास नहीं होता है तो सरकारी कामकाज बंद कर दिया जाता है। अमेरिका पर महंगाई की वजह से कर्ज कितना हो गया है वो भी जान लीजिए, क्योंकि एक तरफ कर्ज की मार है, कर्ज अमेरिकी इकोनॉमी से भी ऊपर जा चुका है। यानी अमेरिका की इकोनॉमी का जो साइज है उससे भी ज्यादा अमेरिका के ऊपर कर्ज हो चुका है। आप देखिए कि 2001 से शुरुआत करते हैं और ये सारे आंकड़े लाख करोड़ में ऊपर आपके हमने लिख दिया है। 2001 में 479 लाख करोड़ रुपए जो
अगर हम कर्ज की बात करें तो वो था 2008 में बढ़कर 826 लाख करोड़ हो गया, 2017 में 1670 लाख करोड़ हो गया, 2020 में 2224 लाख करोड़ हो गया और 2024 में 3061 करोड़ हो गया और आज 3561 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज है। लगभग 35 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज है अमेरिका पर और लगभग 32-33 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है अमेरिका की। तो एक तरफ कर्ज बढ़ रहा है, अमेरिका शटडाउन की स्थिति में, नौकरियां जा रही हैं, तो क्या अमेरिका की अर्थव्यवस्था तंगहाली में चली जाएगी? शटडाउन लगने से क्या असर होता है, क्या असर होगा, यह भी समझिए। अमेरिका में सरकारी शटडाउन लगने के बाद अब सरकार के पास खर्च के लिए पैसा नहीं होगा। इससे सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली सैलरी से लेकर तमाम दूसरे खर्च रुके हुए हैं। शटडाउन होने से अमेरिकी सरकार को अपने खर्चों में कटौती करनी पड़ रही है। हालांकि इमरजेंसी सर्विसेज चल रहे हैं, जैसे कि मेडिकल सर्विस, सीमा सुरक्षा, हवाई सेवाएं, ये जारी हैं। पिछले 50 साल में अमेरिका में फंडिंग बिल अटकने की वजह से लगभग 20 बार शटडाउन हो चुका है। ट्रंप के पिछले कार्यकाल में ही 3 बार सरकार को शटडाउन का सामना करना पड़ा था। 2019 का शटडाउन सबसे लंबा शटडाउन माना जाता है, जो 35 दिनों तक जारी रहा, जिसमें अमेरिकी इकोनॉमी को 25,000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। ऐसे में एक तरफ अमेरिका के ऊपर बेतहाशा कर्ज, टैरिफ की वजह से अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर पड़ती मार। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि टैरिफ की वजह से इनकम हो रहा है, लेकिन लोगों को महंगाई से दो चार होना पड़ रहा है और अब लोग जब महंगाई से दो चार हो रहे हैं तो नौकरियां जा रही हैं। आखिर डोनाल्ड ट्रंप क्या अमेरिका को गर्त में ले जाना चाहते हैं, खत्म कर देना चाहते हैं, मिटा देना चाहते हैं, निपटा देना चाहते हैं? बातचीत करने के लिए मेहमानों का बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। इंटरनेशनल डिबेट की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ ब्रिगेडियर शारदेंदु जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, स्वागत है आपका। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भू राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, रक्षा विशेषज्ञ, आपका भी स्वागत है। डॉक्टर अमन चुग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं, भू राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, आपका भी स्वागत है। और पूर्णिमा नाथ जी जुड़ रही हैं, जो कि रिपब्लिकन पार्टी की नेता हैं। हालांकि अब उनका नाता रिपब्लिकन पार्टी से उतना अच्छा नहीं था। एक समय था जब वो डोनाल्ड ट्रंप की काफी फैन हुआ करती थी और उनके लिए उन्होंने काफी काम भी किया उस पार्टी में, ताकि डोनाल्ड ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति बन सके। लेकिन पूर्णिमा नाथ जी को पता नहीं था कि डोनाल्ड ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद भस्मासुर हो जाएंगे और वो अमेरिका को ही भस्म करने के पीछे लग जाएंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। अमेरिका में शटडाउन को 10 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। पूर्णिमा जी, क्या इंपैक्ट देख रही हैं वहां पर आप, क्योंकि आप अमेरिका में, इसलिए सबसे पहला रिएक्शन हम चाहेंगे आपसे जानना कि अमेरिका के लोगों पर, अमेरिकी सरकार पर, अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर क्या असर हो रहा है? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, अप्रिशिएट इट। जी, मैंने प्रेसिडेंट ट्रंप को बहुत सपोर्ट किया था, आपको पता है, आपके चैनल के थ्रू भी बहुत बातचीत हुई थी हमारी। लेकिन जैसे मुझे नहीं पता था, आपको भी नहीं पता था कि टर्म 2 वुड बी सच एक्सिलरेटिंग जर्नी, आई वुड से। सो सब भी सरप्राइज्ड है वो नेक्स्ट क्या करने वाले हैं। तारीफ पे तारीफ लगाए जा रहे थे, इकोनॉमिक वॉर छेड़ दिया है। ऑब्वियसली आपने डेट के बारे में बोला है, यूनाइटेड स्टेट्स की डेट तो चरम पे पहुंच चुका है और यूएस डॉलर शटडाउन का कितना इंपैक्ट है मैम? देखिए, यूएस शटडाउन का असर क्या हो रहा है? ये शटडाउन जो ऐसा सिचुएशन है ना, वो गवर्नमेंट शटडाउन की बात कर रहे हैं और आप मोस्ट ऑफ द पीपल आर एक्चुअली वर्किंग इन द प्राइवेट सेक्टर। सो आप इंडिविजुअली आप देखिए तो उसका असर कहाँ से इतना ज्यादा पड़ेगा। बट एट द सेम टाइम ये पॉलिटिक्स खेला जा रहा है फ्रॉम बोथ द पार्टीज। बट अगर आपने देखा होगा कुछ दिन पहले एक डोनाल्ड ट्रंप का पुराना कोट सर्कुलेट हो रहा था सोशल मीडिया में। 2013 में उन्होंने ये बताया था कि शटडाउन, अगर कभी भी शटडाउन हुआ है, उसमें प्रेसिडेंट का इन कैपेबिलिटी एंड इनकॉम्पिटेंस दिखाया जाता है, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट वो दोनों पार्टी को एक साथ नहीं ला पाए, डिस्कशन नहीं कर पाए, कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाए और निगोशिएट नहीं कर पाए। वो अब इस टाइम पे वो बार बार कह रहे हैं कि डेमोक्रेट शटडाउन है, बट अनफॉर्चुनेटली इट इज नॉट अ डेमोक्रेट शटडाउन। आई एम हैप्पी दैट इट समहाउ द गवर्नमेंट इज एक्चुअली वर्किंग, बिकॉज दो पार्टी है, समहाउ अगर शटडाउन कर पा रहे। डेमोक्रेट्स के हाथ में ना हाउस है, ना सेनेट है, ना एग्जीक्यूटिव ब्रांचेस है, ना मीडिया है, ना जुडिशियल डिपार्टमेंट है। तो
फिर भी अगर गवर्नमेंट शटडाउन हो रहा है और प्रेसिडेंट ट्रम्प बार बार कह रहा है ये गवर्नमेंट शटडाउन डेमोक्रेट्स के तरफ से हो रहा है, मैं खुश हूँ इन ए वे बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट डेमोक्रेसी समहाउ शायद फिर भी काम कर रहा है। लेकिन अगर अब सब ब्रांचेस से डेमोक्रेट को हटाया दिया गया है और गवर्नमेंट शटडाउन फिर भी उनके ऊपर ब्लेम और इल्जाम लगाया जा रहा है, तो अगर आई एम वरीड दैट वी आर एक्चुअली गोइंग इनटू अथॉरिटेरियन fascism type of scenario. So, in the sense, the shutdown actually, for me, it's a indication that we still have some hope that एक पार्टी ने दूसरे पार्टी को खत्म कर नहीं दिया अभी तक थोड़ा सा होप है। ऑपोजिशन की जरूरत होती है डेमोक्रेसी में, बट एट द सेम टाइम अगर आप देखिए डे टू डे बिजनेस में उतना फर्क नहीं पड़ रहा है, बट फ्रॉम ए गवर्नमेंट स्टैंड पॉइंट इट इज अ वेरी बिग डील बिकॉज इस बार प्रेसिडेंट ट्रम्प फर्लो की बात नहीं कर रही, सस्पेंशन की बात नहीं कर रही, वो ले ऑफ की बात कर रही है, गवर्नमेंट छोटा करने की बात कर रही है। यही बात डोज कर रहे थे कि वेस्ट कट करेंगे, लेकिन वेस्ट रिसोर्सेज नहीं बढ़ा रहे हैं। इतना बिग साइज इकोनॉमी है अमेरिका का, अमेरिका को पैसों की कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि कब तो कहने की बात रह गई, उनका डेट साइज उनकी इकोनॉमी साइज से भी बड़ा हो गया है। मैं जो एम्प्लॉयज देख पा रहा हूं, जितने एम्प्लॉयज की अभी सैलरी रुकी हुई है अमेरिका में, सरकारी कर्मचारियों की कुल संख्या लगभग 22.3 मिलियन है, यानी कि लगभग 2.25 करोड़ एम्प्लॉयज हैं। फेडरल स्तर पर सिविलियन कर्मचारियों की संख्या लगभग 3 मिलियन है, यानी कि 30 लाख के करीब है। और यूएस पोस्टल सर्विस के 6 लाख कर्मचारी हैं। और ये जो आंकड़ा है 2.25 करोड़ का, 2.25 करोड़ लोगों को सैलरी नहीं मिल रही है, उनकी सैलरी होल्ड है, क्योंकि ये सरकारी कर्मचारी हैं और सरकार ने शटडाउन किया हुआ है सर्विसेज को। मैं चोक साहब से समझना चाहूंगा, चोक साहब करना क्या चाह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? एक तो ठीकरा तो वो फोड़ रहे हैं, उनकी राजनीति तो समझ में आ रही है कि रिपब्लिकन ये कह रहे हैं कि, या डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि डेमोक्रेट्स ने बिल पास नहीं होने दिया, वो एक पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं, लेकिन असल मकसद क्या है? नमस्कार है जी, जय भारत है। जय भारत सर। देखिए, बड़ा क्लियर कट है। हर 100 साल में जो भी कंट्री वर्ल्ड को रूल करता आया है बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम, जब उसका आखिरी पड़ाव आता है तो उसमें नॉर्मली रिजर्व करेंसी स्टेटस पे चैलेंज आता है। जैसे कि यूएस से पहले यूके में भी ऐसा ही शटडाउन का माहौल, उसको नाम कुछ और देते थे, उससे पहले फ्रेंच फ्रैंक पे होता था, उससे पहले डच गिल्डर पे होता था। अब ध्यान से देखें तो ये जो यूएस का शटडाउन का सिलसिला, जैसे आपने बताया कि लास्ट 50 ईयर्स में हुआ, 1971 के बाद शुरू हुआ, यानी कि 1980 में पहला शटडाउन हुआ। रीजन क्या है, थोड़ा मैं हिस्टोरिकली पेश करता हूं एंड फिर ऑब्वियसली जब समय मिलेगा मैं और पेश करूंगा। यूएस ने 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक सिस्टम बनाया, यूरो डॉलर सिस्टम, यानी कि यूएस के बाहर जितने भी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैं, जब भी उनको बिजनेस के लिए एक्सपेंशन करना होगा या बिजनेस को शुरू करना होगा तो उनको इंटरनेशनल वर्ल्ड में डॉलर एज अ करेंसी चाहिए होगा एंड यूएस उनको डॉलर एज अ करेंसी सप्लाई करेगा। यानी कि बाय डिफॉल्ट पूरे वर्ल्ड को डॉलर की सप्लाई के ऊपर डिपेंडेंट बना दिया और एक तरह से यूरो डॉलर सिस्टम, यानी कि मेकिंग डॉलर्स अवेलेबल आउटसाइड यूएस, ये सिलसिला शुरू कर दिया एंड विच वॉज बैक्ड बाय गोल्ड। अब वो सिस्टम 1971 में एक तरह से खत्म हो गया क्योंकि बैकिंग ऑफ गोल्ड प्रेसिडेंट निक्सन ने बंद कर दी। अब ऑफ लेट जो हम आज के डेट में देख रहे हैं, इसके दो एंगल हैं, एक है पॉलिटिकल एंगल और एक है इकोनॉमिक एंगल। पॉलिटिकल एंगल ऐसा है जी, ट्रंप के आने से पहले डेमोक्रेट्स ने, या मैं कहूं डीप स्टेट ने, एक तरह से 11 से 20 मिलियन इमिग्रेंट्स को पनाह दी यूएस के अंदर, जिसके ऊपर एक्सचेकर के ऊपर बहुत बड़ा बर्डन आया। एंड आज के डेट में अगर हम देखें तो जो एक्सचेकर के ऊपर अगर हम बजटरी फिगर्स देखें, रेवेन्यू जो बजट है यूएस के जीडीपी का, वो अंदाजन 17% ऑफ द जीडीपी है, और जो एक्सपेंडिचर है वो 21% ऑफ जीडीपी है। ये एवरेज फिगर है 1995 से लेकर 2024 तक। मगर 2024 में रेवेन्यू तो उतना ही है 17%, मगर जो एक्सपेंडिचर है वो 23.5% हो गया, जिसमें डेट के ऊपर जो इंटरेस्ट है, जो कि पहले 1.8% ऑफ जीडीपी था, वो 3.1% ऑफ जीडीपी हो गया। यानी कि इसका मतलब ये मोटा मोटा यूएस के पास इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर जो रेवेन्यू आने थे वो आ नहीं रहे हैं। एंड जो उसने लॉकडाउन के दौरान जो इमिग्रेंट्स को पालने के लिए जो पैसा खर्च दिया, $10 ट्रिलियन,
वो अब उनको बैकलैश कर रहा है, क्योंकि अब उसका जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो बढ़ रहा है, क्योंकि यील्ड बढ़ रहे हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ा हुआ है ऑलरेडी। तो ये चैलेंजेस के कारण अब यूएस को समझ आ रहा है कि कहीं ना कहीं रोड डगमगा रही है, और ये शटडाउन ऑब्वियसली 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद ज्यादा बार शुरू हुआ है। एंड ये शटडाउन ऑब्वियसली इस बार पॉलिटिकल एंगल भी लेकर आया है, क्योंकि अब वो इमिग्रेंट्स को ट्रंप ऑब्वियसली पालना नहीं चाहता है। इस टाइम पे अगर हम इमिग्रेंट्स जो जिनको बाहर निकाला गया यूएस में, उसकी भी फिगर अंदाजन मान लेते हैं, 2 मिलियन लोगों को अभी तक बाहर निकाला गया, जिसमें से 1.8 मिलियन खुद भाग गए हैं और 2.5 लाख के करीब ट्रंप ने उठा के बाहर निकाल दिया है। तो अगर मैं मानूं एवरेज 15 मिलियन इमिग्रेंट्स भी आए हो यूएस में, जिसमें से 2 मिलियन को उठा के बाहर निकाला, 13 मिलियन इमिग्रेंट्स को कोई भी नॉर्मल देश अपने बजटरी रेवेन्यू से नहीं पाल सकता है। तो ये मामला इमिग्रेंट्स पर जाकर टिका है। पॉलिटिकल एंगल यही है। हाँ। मगर अगर मैं आपको रेवेन्यू एंगल बताऊं तो ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं कि यूरो डॉलर सिस्टम क्रैश कर गया। अब बाहर के जो कंट्रीज हैं वो यूएस को जो फाइनेंस करते थे ट्रेजरीज के थ्रू, वो कोई फाइनेंसिंग कर नहीं रहा। और 2020 के बाद रशिया, चाइना, ईरान, भारत ये सब इकट्ठे हो रहे हैं। तो अब यूएस की फाइनेंसिंग कौन करेगा? यूरोजोन के पैसे नहीं है, कनाडा पैसे नहीं है, जापान खर्चना नहीं चाहता। ट्रंप साहब जापान कर को रहे भी हैं, 7 पैसे बिलियन की नेटवर्थ है, 7.25 बिलियन की। फोर्ब्स मैगजीन ने बताया है 2025 में 7.3 बिलियन की उनका नेटवर्थ है डोनाल्ड ट्रंप के, अगर ओवरऑल कारोबार को देखा जाए तो। खैर वो अपनी डोनाल्ड संपत्ति ट्रंप तो साहब बढ़ा ने रहे हैं, कहां से लेकिन बनाया वो भी सारों को पता है। ठीक है, इस पर डिस्कस करेंगे। यूके देवनाथ सर का रिएक्शन चाहेंगे, उसके बाद शारदेंदु सर आपके पास आ रहा हूं। यूके देवनाथ सर, आखिर ट्रंप को आवश्यकता क्यों पड़ी इस शटडाउन की? ये तो हालांकि उन्होंने डिटेल में बता दिया, लेकिन इसका एक बड़ा मेजर नुकसान अमेरिका को हो जाएगा, क्योंकि एक तो कहीं से भी रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स में सहमति बनती नहीं दिख रही है कि इसको खत्म करें। ऐसा लग रहा है 2018 का जो 35 दिनों का शटडाउन था, जो सबसे लंबा शटडाउन था, उसका रिकॉर्ड भी टूट जाएगा। और ऐसे समय में जब आप दुनिया भर से टैरिफ वॉर लड़ रहे हो, अभी अभी आपने चाइना को थ्रेट किया है कि हम 1 नवंबर से आपके पास एक्स्ट्रा 100% टैरिफ पुट ऑन करेंगे, तो दो फ्रंट पे आप नहीं लड़ सकते हैं देवनाथ सर। अंदर भी आप दुश्मन खड़े कर रहे हो और दुनिया भर में आपने दुश्मन तो बनाए ही बनाए। जी हाँ विवेक जी, हो ये रहा है कि ट्रंप जो हैं वो पूरे अमेरिका को इस तरह से चला रहे हैं जैसे कि वो अपने रियल स्टेट बिजनेस को चलाते हैं। रियल स्टेट बिजनेस में अगर आप नोटिस करें, सबसे ज्यादा मुनाफा कब होता है? जब खलबली पैदा हो। जब खलबली पैदा होती है तो जो रियल एस्टेट डीलर्स होते हैं वो सस्ते में प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, और उसके बाद वो एक अपॉर्चुनिटी पैदा करते हैं। सबको लगता है कि अब चीजें ठीक होने वाली हैं, महंगे में बेच देते हैं। इसी तरह से अमेरिका में जो अभी खलबली पैदा हो रही है, इसका सबसे बड़ा कारण जाहिर बात है, हम समझते हैं कि डेमोक्रेट्स जो हैं उनके बिल को अपर हाउस में सपोर्ट नहीं दे रहे हैं। तो ट्रंप, दुनिया के किसी भी डेमोक्रेसी में क्या होता है कि अगर आपको मालूम है कि अपर हाउस में आपके पास रिपब्लिकन्स कम हैं, डेमोक्रेट्स जो हैं सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, कोई 60 और डेमोक्रेट्स चाहिए जो कि इस ट्रंप के फेवर में वोट करें, इस बिल के फेवर में, तो नहीं है। तो दुनिया के बाकी सारी डेमोक्रेसीज में क्या होती है कि आप अपने विरोधियों को, डेमोक्रेट्स को बुलाते हैं, चाय पानी नाश्ता कराते हैं, मीट हाफ वे थ्रू। लेकिन ट्रंप सोच रहे हैं कि नहीं, मैं तो अड़ा रहूंगा जब तक कि डेमोक्रेट्स नरम नहीं हो जाते हैं। इनका सोचने का तरीका ऐसा है कि डेमोक्रेट्स जो हैं हमेशा समाज के लेफ्ट ओवर वर्ग से, समाज के कमजोर वर्ग से अपना सपोर्ट बेस अख्तियार करता रहा है। रिपब्लिकन्स जो हैं हमेशा समाज के सक्सेसफुल लोगों से, अगर मैं कहूं धनाढ्य लोग, कैपिटलिस्ट लोग, उनसे अपना सक्सेस जो है सस्टेन करता रहा है। पूर्णिमा जी साथ में हैं रिपब्लिकन पार्टी में भी। आज मुझे आइडिया हुआ कि रिपब्लिकन पार्टी में भी कुछ शायद एक्सट्रीम राइट, एक्सट्रीम लेफ्ट और लेफ्ट ऑफ सेंटर विचारधारा के लोग हैं। अच्छी बात है, लेकिन ट्रंप को करना क्या चाहिए? डेफिनेटली उनको डेमोक्रेट्स को मीटिंग के लिए बुलाना पड़ेगा, कन्विंस कराना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूं शुरुआत कैसी हुई विवेक। शुरुआत ऐसी हुई कि एक खतरनाक चीज जो ट्रंप ने अपने इन्फेंसी में ही कर ली, जनवरी फरवरी मार्च की बात करा रहा हूं, कि उन्होंने एलन मस्क को बुला लिया। वो कुछ डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट एफिशिएंसी नाम की एक बीमार गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को पैदा कर दिया उन्होंने। और एलन मस्क ने लेफ्ट राइट सेंटर कुल्हाड़ी चाकू लगा के उनको लगा कि जो भी सरकारी डिपार्टमेंट नहीं होने चाहिए, प्राइवेट वेंचर्स में जैसा होता है कि शट डाउन दिस डिपार्टमेंट, शट डाउन दैट रूम, शट डाउन जनरेटर हेयर, शट डाउन एसी देयर, सेव एवरी पेनी। वो एलन मस्क ने जो
तूफान ला दिया था, वो तूफान का असर अभी तक चल रहा है ट्रम्प के दिमाग में। डेफिनेट बात है कि हम लोग भारत में शायद इस चीज को समझ नहीं पा रहे, क्योंकि हमारे यहाँ तो डेमोक्रेसी जो है थोड़ा लेफ्ट ऑफ सेंटर डेमोक्रेसी चलती है, कोई भी पार्टी हो। हमारे यहाँ पर अगर धनाढ्य और बिजनेसमैन भी अगर पावर में आते हैं, उनको हेल्थ इंश्योरेंस, पब्लिक फाइनेंसिंग फॉर स्कूल्स, जी। मेडिकेयर, वेलफेयर, बूढ़े बच्चों की, डिसेबल्ड को लुक आफ्टर करना, हमारे यहाँ सबको करना पड़ता है। ट्रम्प अभी इन सब से बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहां तक, कहते हैं ना बकरे की अम्मा कब तक खैर बनाएगी, उनको बात करना पड़ेगा, नरम होना पड़ेगा। हम सोच भी नहीं सकते भारत में कि नेशनल पार्क सर्विसेज जैसी एक इंपॉर्टेंट सर्विसेज को कैसे बंद कर सकते हैं। हम उनको ये सब सर्विसेज को जारी रखना पड़ेगा। फूड असिस्टेंस प्रोग्राम कैसे बंद कर सकते हैं। समाज के में जो भी निचले तबके के लोग हैं, या जिंदगी की दौड़ में जो लोग पीछे रह गए हैं, उनको फूड असिस्टेंस प्रोग्राम से हेल्प चाहिए। अब प्री स्कूल जो स्कूल फंडिंग है, अगर वो इसको भी रोक देंगे, तो फिर 3 महीने 6 महीने के अंदर सारे स्कूल पर बहुत एडवर्स इफेक्ट आ जाएगा, चाहे वो गवर्नमेंट फंडेड हो, फेडरल फंडेड हो, या प्राइवेटली फंडेड हो। जी। तो विवेक, मैं सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप को ये कहना चाहता हूं कि वास्तविक जिंदगी में डेमोक्रेटिक प्रोसेस के हिसाब से आगे बढ़ें। थोड़ा सा सेंटर ऑफ लेफ्ट ऑफ सेंटर विचारधारा के लोगों को तवज्जो दें। डेमोक्रेट्स लोगों की भी बात थोड़ा सुने। 60 वोट उनको इजीली मिल जाएंगे परसों तक। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को कि वेक अप टू द रियलिटी, वो वास्तविकता को जाने, वास्तविकता को देखें और उसी हिसाब से फैसले करें। लेकिन मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप फंतासी वर्ल्ड में जीते हैं, या फिर उनको लगता है उनकी अपनी दुनिया और उसी हिसाब से पूरी दुनिया ऑपरेट होती है। वो PS5 की दुनिया हो सकती है, वो किसी चकचकाते हुए वीडियो गेम की दुनिया हो सकती है, वो GTA की दुनिया हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा ही लग रहा है कि सब कुछ इसी हिसाब से चल रहा है। अब चुप साहब मेरी बात पर मुस्कुरा रहे हैं, मैं इस पर जवाब लूंगा आपका, लेकिन शारदेंदु सर का रिएक्शन चाहूंगा। क्या डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की बजाय मेक अमेरिका वीक अगेन कर रहे हैं? देखिए विवेक जी, मैं 18 मिनट बीत तकरीबन 20 मिनट से बाकी पैनलिस्ट को सुन रहा था। जी। इस जो स्टेटस है आज की डेट में जो अमेरिका का, उसको आपको जो स्टैंड ऑफ हुआ है, इकोनॉमिक बिल नहीं पास हुआ है, ये आपको दो एंगल से देखना पड़ेगा। एक पॉलिटिकल एंगल से देखना पड़ेगा और एक प्योरली इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ेगा। सबसे पहले पॉलिटिकल व्यू ये है कि देखिए, जो रिपब्लिकन्स हैं उनका एक जो एटीट्यूड है, वो आज की डेट में डोनाल्ड जो 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 डेमोक्रेटिक पार्टी और इनका जो सेकेंड टेन्योर है ट्रम्प 2.0 का जो रिजीम है, उसमें बड़े अपीवल्स हैं। उनका एक सिद्धांत है माई वे और हाईवे। वो डेमोक्रेटिक पार्टी को अपने साथ ऑन बोर्ड लेके नहीं चल रहे, लिहाजा ये बिल पास नहीं हुआ है। ये एक प्रोसीजरल चीज है, सेनेट जब मीट करेगा ये बिल पास हो जाएगा और फिर चीजें वापस बैक टू नॉर्मल हो जाएंगी। अमेरिका एक बहुत बड़ी इकॉनमी है, आपको समझना पड़ेगा। 4000 फेडरल एम्प्लॉइज को अगर ले ऑफ किया है तो एक बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन जिस दिशा में जा रहा है वो आप चिंता करने वाली बात है। फेडरल एम्प्लॉय की इतनी बड़ी संख्या, अगर आप उसको ले ऑफ करते रहेंगे, और स्पेशली उन स्टेट में ज्यादा ले ऑफ होगा जो कि डेमोक्रेट द्वारा रूल किए जा रहे हैं, जिसमें 16 स्टेट ऐसे हैं जो डेमोक्रेट पार्टी के पास है, तो वहां पे ले ऑफ का ज्यादा इंपैक्ट देखने मिल रहा है। और दूसरी तरफ डेमोक्रेट पार्टी के भी लोग इसको स्पोर्टिंगली नहीं ले रहे, उन्होंने भी एक स्टैंड ऑफ बना रखा है। जब तक ये बिल पास नहीं होगा सेनेट में, तब तक ये स्थिति बनी रहेगी। देखिए 10 दिन हो गए, ये आगे कहा जा रहा है कि अगले 6-7 दिन और ऐसी स्थिति बनी रहेगी। देखिए डोनाल्ड ट्रंप एक बेवकूफ नहीं है, वो चीजों को समझ रहे हैं, एंटरप्रेन्योर है। वो मेक अमेरिका ग्रेट का नारा लेके आए हैं, इसीलिए तमाम तरीके के जो उन्होंने मेजर्स अडॉप्ट किए उसको आपको ध्यान देना होगा। अब आप आइए इकोनॉमिक फ्रंट, एक तो स्टैंड ऑफ है डेमोक्रेट और रिपब्लिकन का, वो और रिपब्लिकन कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है। इसी के तहत उन्होंने देखिए तमाम तरीके की कॉस्ट कटिंग की है। जो न्यूयॉर्क का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट था उसमें करीब $8 बिलियन उन्होंने कट किया है। शिकागो के ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंडिचर में $2 बिलियन किया। एनवायरमेंट का जो एक्सपेंडिचर होता है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड उसकी सब्सिडी $8 बिलियन कट की। इसी तरीके से तमाम मेजर्स लिए हैं जिससे कि रेवेन्यू सेविंग की जा सके, एक्सचेकर का एक्सपेंडिचर कम किया जा सके। इस तरीके की चीजें डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। और ये सिर्फ देखिए, और तमाम तरीके, रिसेंटली उनका सबसे बड़ा जो क्रिटिसिज्म हुआ था, उन्होंने अपने नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का डिप्लॉयमेंट शुरू कर दिया था। वो वहां के
जो स्टेट की पुलिस थी उसके ऊपर रिलाई नहीं करके उन्होंने अपनी संस्था जो फेडरल स्ट्रक्चर में आती उनको डिप्लॉय करना शुरू किया था। उस पर भी बड़ा रिसेंट में था, उसका भी एक्सपेंडिचर है, तो लेकिन ये वो नहीं ध्यान दिया जाता। तो लिहाजा ये सारी चीजें पॉलिटिकल गेम शार्दुल पे सर, चल एक रही। ट्रस्ट इशू तो एक मिनट, एक सेकंड, एक जी, सेकंड आप मेरे पूरा को कर दीजिएगा। लीजिए। अब मैं आता हूं इकोनॉमिक फ्रंट पे। इकोनॉमिक फ्रंट की जहां तक बात है, देखिए बहुत हैवी डेट है, $32 ट्रिलियन का डेट है। इसी के तहत देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने तमाम टैरिफ लगाए, तमाम तरीके के रेवेन्यू जनरेट करने की कोशिश, जो डेडवुड है उसको निकालने की कोशिश की, इमिग्रेशन लॉ को बड़ा स्ट्रिंजेंट किया, एजुकेशन में एक तरीके का ओवर एक्सपेंडिचर जो चल रहा था उसको कट डाउन करने की, सिटीजनशिप पे लगाया आपने, देखिए H1B वीजा पे आपने $1 लाख का टैरिफ लगाया। तमाम तरीके के आप ऐसे इकोनॉमिक मेजर अडॉप्ट कर रहे हैं जिससे कि अमेरिका की इकोनॉमी को फिर से वो रिवाइव कर सके। देखिए डाउनफॉल शुरू हो रखा था, अगर इसी का कंटिन्यूएशन चलता रहता तो अमेरिका भी शैटर्ड कर जाता, उसका फेडरल स्ट्रक्चर वीक हो जाता। लिहाजा आपको इकोनॉमिकली स्ट्रांग होना चाहिए। होता क्या है, प्राइवेट प्लेयर्स है वो गवर्नमेंट की उतनी नहीं सुनते, उनका एक अपना अलग डोमेन है, लिहाजा उनको भी साथ लेके चलना। आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग है, टेक्नोलॉजी है, स्पेस टेक्नोलॉजी है, और बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जिसमें आपके आईटी सेक्टर है, स्पेस सेक्टर है, इन सबको साथ लेके जाना है। तो लिहाजा जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया है टैरिफ, जो आपने इमिग्रेशन लगाया, एजुकेशन लगाया, वो अपने तरीके से चीजों को रेक्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किस एक्सटेंट तक जाता है एक चीज उन्हें ध्यान में रखनी होगी। अमेरिका को इस लेवल में बनाया है इमिग्रेंट्स ने। अमेरिका अमेरिका तभी हुआ जब उन्होंने वर्ल्ड के बेस्ट टैलेंट को अपने यहाँ लाके समावित किया और उनके नेशन बिल्डिंग में एम्प्लॉय किया, और इकोनॉमी बड़ी, आप वर्ल्ड को रूल करते हैं, तमाम तरीके का रेवेन्यू जनरेशन है, लेकिन बड़े टाइमली रहते हुए एक नई उन्होंने सोच दी इकोनॉमिक फील्ड में। हो सकता है वो इन्फ्लुएंस हो अपने एंटरप्रेन्योरियल स्किल के द्वारा, नहीं मैं मानता हूं इस चीज को, उनका जो सोशल कमिटमेंट है वो कम है। जो तमाम तरीके की मेडिकल स्कीम और मेडिकल इंश्योरेंस की बात ओबामा लाए थे, उनको उन्होंने कट डाउन किया, उसमें भी उन्होंने तमाम तरीके के रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं। तो एक तरीके का टोटल प्राइवेट ओरिएंटेशन दिया है अमेरिकन इकोनॉमी को, और साथ में जो एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा था कि डॉलर के अगेंस्ट रूबल या एनी लोकल करेंसी में जो ट्रांजैक्शन की बात की थी, उसके ऊपर भी अमेरिका बहुत हेविली आया है, क्योंकि अगर ट्रांजैक्शन डॉलर में नहीं होगा तो डॉलर की साख कम होगी, वैल्यूएशन कम होगा, और इंटरनेशनल में उसकी जो एक साख बनी हुई है वो खत्म हो जाएगी। लिहाजा कई सारी करेंसियां जब एक साथ वर्ल्ड धरातल पे आएंगी तो उनका ट्रांजैक्शन हो लगेगा, फिर अमेरिका अमेरिका नहीं रहेगा, अमेरिका की पूछ नहीं रहेगी, उसकी मोनोपोली खत्म हो जाएगी। तो तमाम ऐसी चीजें, लेकिन आज की डेट में अमेरिकन नागरिक को इससे दिक्कत हो रही है, उनके नेशनल पार्क बंद हो गए, उनके यहाँ जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल में इफेक्ट कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन में इफेक्ट कर रहा है, तमाम तरीके की स्टाफिंग, जो एक आपका इमीडिएट इफेक्ट तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन इसके इम्पैक्ट आपको नजर आएंगे 3 महीने और 6 महीने में, लेकिन ये एक शॉर्ट लिव ड्यूरेशन है। 15 से 20 दिन के अंदर ये स्टैंड ऑफ खत्म हो जाएगा, बिल पास होगा, बैक टू नॉर्मल होगा। जो डेडवुड थे उसको डेफिनेटली अमेरिका निकालेगा, उसको डेफिनेटली फेडरल स्ट्रक्चर नहीं बेयर करेगा, क्योंकि इस तरीके की सोच रिपब्लिकन्स की नहीं है। वो वेलफेयर स्टेट में विश्वास नहीं करते, उनको जो गाइड करने की चीज है वो टोटल कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है, प्रॉफिट जनरेट करेंगे, एम्प्लॉयमेंट कम से कम रखेंगे, और जिससे कि ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकें, ऐसा मेरा मानना। और आगे आने वाले दिनों में ये बात तो डेफिनेट है कि डोनाल्ड ट्रंप दूसरों की सुनते नहीं है, वो अपनी बात करते हैं, अपने ना तो एम्प्लॉयज की, ना ही अपने सेक्रेटरीज की, ना ही डेमोक्रेट्स की। तो इसमें आपको तब्दीली लाना होगा, कंप्लीट अमेरिका को दो आपको चीजें हैं, साथ ठीक लेके है चलना जी। पड़ेगा। मैं पूर्णिमा जी से पूछ लूं, उसके बाद अमन चुग जी का पास जा रहा हूं। एक तो ट्रस्ट इशू डोनाल्ड ट्रंप के साथ बहुत मेजर इशू है उनका, वो किसी पर रिलाई नहीं करते हैं, इवन अपनी क्लोज अलाइज पर रिलाई नहीं करते हैं, और यही वजह रही कि उनकी और एलन मस्क की दोस्ती भी टूट गई, जो कि बहुत गहरी दोस्ती हुआ करती थी, और ट्रंप 2.0 रिजीम में एलन मस्क की भूमिका से कोई इनकार नहीं कर सकता है। दूसरी बात कि जो शारदिंदु सर कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अमेरिकी इकोनॉमी को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं और इसलिए मेजर्स लिए जा रहे हैं, तो क्या वाकई अमेरिका की इकोनॉमी पर इसका इंपैक्ट हो रहा है? पूर्णिमा जी।
देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताऊंगी कि कोई भी प्रेसिडेंट के पोजीशन में जो है ना, वो उसको अब्यूज नहीं कर सकते। पोजीशनल पावर को अब्यूज करके अगर आपकी मिलिट्री यहाँ पे आपने भेज दिया, सिटीजन्स को डरा रहे हो, मास्क्ड एजेंट्स लिटरली सिटीजन्स को अरेस्ट कर रहे हैं ऑन द स्ट्रीट, ब्रेकिंग द विंडोज बच्चों के सामने, दिस इज नॉट समथिंग दैट वी हैव इमेजिन्ड अबाउट व्हाट अमेरिका इज। We're not in a war zone, but he has actually created that kind of atmosphere in this country, and this is dangerous. And then ऊपर से आप बताइए कि वो जो वो खुद खुद ने बोला है कि डेमोक्रेट जो प्रोग्राम है वो कट करेंगे। दिस इज बेसिकली पॉलिटिकल अटैक। आप अब जो पार्टी इस दावा करके गए कि पॉलिटिसाइज नहीं करेंगे डिपार्टमेंट को, अभी वो डिपार्टमेंट क्या, एक डीओजे से लेकर डिपार्टमेंट ऑफ वर्क से लेकर सब डिपार्टमेंट हो, एफबीआई, सब कुछ, ही इज एक्चुअली लिटरली वेपनाइजिंग अगेंस्ट द पॉलिटिकल ओपोनेंट। तो इनकी जो मेजर्स है, इट्स एक्चुअली कमिंग अक्रॉस एज अ डिक्टेटोरियल मेजर्स, एंड लिटरल अलाइनमेंट हो रही है और कंपैरिजन हो रही है व्हाट हिटलर हैज डन, गेस्टापो में क्या किया, वो सब हो रहा है एंड रियल टाइम हो रहा है। अब ये यही चीज अगर मान लो 5-6 साल 10 साल पहले पुराना होता, शायद इट वुडंट हैव बीन एज डिफिकल्ट फॉर द पीपल टू सी, बिकॉज अभी हम लोग सोशल मीडिया में रोज हम लोग लिटरली मिनट बाय मिनट खबर हमारे हाथ में आती है और कांस्टेंट चलता है, स्क्रोलिंग चलती है हमारी। तो ये सिचुएशन में क्या हो रहा है कि लोगों को ज्यादा भी इंफॉर्मेशन मिल रहा है, और दिस इज ऑल्सो क्रिएटिंग अनदर इशू इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो। एक प्रेसिडेंट की सिचुएशन जो सीट में बैठे हुए उनकी जो मेजर ड्यूटी होती है, उनको कंट्री को इकट्ठा करने की रोल होती है। डजेंट मैटर व्हाट पॉलिटिकल अलाइनमेंट यू हैव, लोगों को इकट्ठा करो, काम डाउन करो। और ये जो एक सिविल वॉर का जो सिचुएशन हमारे कंट्री में बनी हुई है अभी, दिस इज नॉट समथिंग दैट ए प्रेसिडेंट शुड बी एक्चुअली सिविल टॉकिंग। वॉर, ये बड़ी बात कह रही हैं आप पूर्णिमा जी। जी सर, यहाँ पे सिविल वॉर ये का सुनने सिचुएशन। में बड़ा छोटा टर्मिनोलॉजी है, लेकिन दिस इज ह्यूज जो आप कह रहे हैं। गृह युद्ध की बात कर रहे हैं अमेरिका में आप। जी सर, बिकॉज आउटसाइड जो टैरिफ वॉर उन्होंने लगाया, जो एनिमीज बना के रखे हैं, कांस्टेंट पॉलिटिकल मैसेज कर जी। रहे हैं, मुझे अवार्ड चाहिए, अवार्ड चाहिए। किस लिए अवार्ड चाहिए? अब डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को चेंज करके डिपार्टमेंट ऑफ वॉर लगाया। आप बार बार कह रहे हैं ईरान को बॉम्ब करेंगे, आप वेनेजुएलन बॉम्ब करे जा रहे हो, आप सेनेट को फोर्स किए वोट करने के लिए, लिटरली टू मेक ए लॉ सो यू कैन एटलीस्ट गो and bomb anybody anywhere any time for any reason. Can you imagine this kind of situation that is happening today in 2025, जो जहां पे नरेंद्र मोदी जाके कहते हैं इट्स नॉट द एरा ऑफ वॉर, और प्रेसिडेंट ट्रम्प एक्चुअली डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को डिपार्टमेंट ऑफ वॉर बनाया है, और बार बार कहते हैं कि इट्स टू बोरिंग, डिफेंस इज अ बोरिंग thing. Seriously, that's why you actually created a war and actually sending military to militarize our streets within the country. अब लोग भड़क रहा है, अब ये शटडाउन ज्यादा होगा। बार बार कह रहे हैं कि डेमोक्रेट शटडाउन किया, डेमोक्रेट शटडाउन क्यों किया? बिकॉज यू आर अनएबल टू निगोशिएट विद देम। और अगर आप बार बार ये कहोगे कि डेमोक्रेट पार्टी इज ए टेररिस्ट पार्टी, हमारे यहाँ पे दो ही पार्टी है, लोगों को एक ना एक चुनना ही पड़ेगा और वोट देना पड़ेगा। एक को आप डीलेजिटिमाइज करोगे और डिस्क्रेडिट करोगे और बोलोगे कि वो पार्टी इज ए टेररिस्ट पार्टी, तो यू आर actually mobilizing your departments to go after anybody who actually votes for them. हमारी country ही तो actually 75 million people actually voted for Trump and I was one of them. तो अब जब बाइडेन की पार्टी ऐसे कर रहे थे हमारे ऊपर, मैं उसको सपोर्ट नहीं किया। अभी इस पार्टी करेंगे तो मैं कैसे इसे सपोर्ट कर सकती हूँ? दिस इज नॉट द रीजन आई एक्चुअली वोटेड फॉर प्रेसिडेंट ट्रम्प, राइट? तो ये अनफॉर्चुनेटली ये सिचुएशन ऐसा हो गया कि एक पार्टी को पूरा ध्वंस करने के लिए लगा हुआ है। देयर इज नो कमिंग बैक फ्रॉम देयर। ही लिटरली वांट्स टू मेक श्योर a message goes out, everybody who has voted for Democrat party is a terrorist and actually they want to go after them. And this is what is going to... जो बात आप कह रही हैं कि भाई अमेरिकन लोगों में असंतोष गहराता जा रहा है, मतलब वो लोग एक तरह से खुश नहीं हैं डोनाल्ड ट्रंप के रिजीम से, ये ज्यादातर अमेरिकन की राय है या फिर जो डेमोक्रेट्स हैं या जो राइट टू लेफ्ट हैं या जो लेफ्ट सेंट्रिक है उनकी राय है?
See, most of the people are feeling the heat right now. सबको हो रहा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का हमारी पार्टी बेसिकली हैज गॉन फार राइट, और डेमोक्रेट पार्टी हैज गॉन फार लेफ्ट. अब जो सेंट्रिस्ट जैसे हमारे जैसे लोग हैं जो एटलीस्ट मिडिल में रह के कुछ सोचते हैं, इनका कोई जगह नहीं है. नाइदर पार्टी हैज दैट स्पेस फॉर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. अभी जो डोनाल्ड ट्रंप के आजू बाजू में रहते, उनके भाषण अगर सुनोगे, इट्स नॉट जस्ट पीटर नवारो और हावर्ड लटनिक. आप स्टीवन मिलर की भाषण सुन लीजिए, वो चीफ ऑफ स्टाफ है, डेप्यूटी चीफ ऑफ स्टाफ है. आप उनकी भाषण सुन लीजिए, आप लिटरली अलाइन कर सकते हो वो जो जोसेफ गोबल्स है, वो हिटलरियन रिजीम की, उनकी भाषण और उनकी भाषण लिटरली एग्जैक्टली द सेम. ए ऐसे तो प्लेजराइजेशन लग रहा अमेरिकी है. टॉलरेट करेंगे नहीं. मैं जल्दी से अमन चुक का एक रिएक्शन ले लेता हूं इस पर कि जो ये अनरेस्ट वाली बात जो लगातार कह रही हैं पूर्णिमा जी, और कह रहे हैं मोस्ट ऑफ द अमेरिकन की फीलिंग अभी यही है, 60-70% लोग यही मान रहे हैं, सिर्फ मागा वालों को छोड़ दें तो. देखिए, थोड़ी देर पहले मैं जो इमिग्रेंट्स की बात कर रहा था, जो शरदेंदु साहब ने थोड़ा उसको रॉन्ग इंटरप्रेट कर लिया. मेरा कहने का पर्पस ये था कि जो 11 to 15 मिलियन जो इमिग्रेंट्स जो डेमोक्रेट्स ने सेटल करे हैं इन द लास्ट मे बी फ्यू ईयर्स, दे आर अनएम्प्लॉयबल, अनलॉफुल एंड मे बी अनरिलायबल. तो ये सारे जो इमिग्रेंट्स हैं, वही जो सिविल अनरेस्ट की जो पूर्णिमा जी बात कर रही हैं, ये मेजरली डेमोक्रेट्स स्टेट्स में आप देखें, कैलिफोर्निया में, लॉस एंजलिस में, शिकागो में, न्यूयॉर्क या जहां जहां शिकागो में ये मैसिव क्योस वहां पे क्रिएट कर रहा है. इसका एक रेपरकशन इफेक्ट एक और आ रहा है जी. जितने रायट्स हो रहे हैं उसके कारण लॉस ऑफ प्रॉपर्टी एंड लॉस ऑफ लाइव्स हो रहा है, एंड साथ में ऑब्वियसली जो नेचुरल डिजास्टर्स हो रहे हैं उसके कारण कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस भी बढ़ रहा है. 20% कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस एवरी ईयर बढ़ रहा है. इतना तो रिसिप्ट्स ही नहीं बढ़ रहे वहां पे लोगों के. अब मैं जो दूसरा जो 2-3 एंगल बताने की कोशिश कर रहा था, जैसे कि शरदेंदु साहब ने जिक्र किया कि ट्रंप इज अ प्योर बिजनेसमैन. अगर हम ट्रंप साहब को थोड़ा और ध्यान से देखें, देखिए ट्रंप साहब ने जितने भी बिजनेसेस अपने फादर से इनहेरिट करे थे, 70% ऑफ द बिजनेसेस ड्यूरिंग 1985 टिल 1994 ट्रंप साहब लॉस्ट ऑल दोस बिजनेसेस. तो यानी कि इसका मतलब ही इज नॉट अ गुड बिजनेसमैन. मतलब पहले तो सबसे पहले हमें क्लैरिटी लेनी पड़ेगी. एंड जो मेजरली ट्रंप साहब का जो पैसा बना है, जब वो लास्ट टाइम जब वो प्रेसिडेंटशिप में आए थे 2016 से लेकर 2020 के बीच में, ही हैज मेजरली मेड दैट $7 बिलियन जो आपने नेटवर्क की बात कर रहे हैं, उसमें अगर आप कैलकुलेट करेंगे, अब तो गूगल पे भी रिपोर्ट्स हैं जो कि पहले एब्सेंट होती रहती, मेजरली ट्विटर वहां पे करते हैं और मार्केट से पैसा बनाते हैं, विच इज मेजरली फ्रॉम डेरिवेटिव्स एंड मार्केट स्टफ, फाइनेंशियल मार्केट्स की तरफ से. एंड ऑब्वियसली देन द रियल एस्टेट बूम ऑल्सो, वो जो क्रिएट किया उन्होंने. तो इसको अब मैं साइड पे रखता हूं, ट्रंप साहब के जो पर्सनैलिटी एंड जो बिजनेस का जो उनका जो आइडियोलॉजी है. एंड इसी को अब हम समझते हैं. देखिए जी, ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड की जो थ्योरी है ना, वो है कैपिटलिज्म के ऊपर. कैपिटलिज्म यानी कि वो एक तरह से न्यूक्लियर फैमिलीज क्रिएट करती हैं ताकि कैपिटलिज्म हर जगह पेनिट्रेट हो पाए. एंड आपने देखा होगा कैपिटलिज्म मॉडल अगर सही चलता होता तो फिर रिसेशन क्यों आता है? हर 2-3 साल में रिसेशन आता है. कम्युनिज्म में हर 2-3 साल में रिसेशन आता है. हमारा जो सनातन इकोनॉमिक मॉडल था जिसमें 1700 साल लगातार भारत 30% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी कंट्रीब्यूट करता रहा, कभी रिसेशन नहीं आया. नहीं. तो यानी कि इसका मतलब है इनहेरेंट वे में कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म में प्रॉब्लम है. एंड उसी के तहत मैं दोबारा ये अंडरलाइन करके जिक्र कर रहा हूं, जो शायद मैं पिछली बार शायद उतना अंडरलाइन करके नहीं बता पाया. देखो जी, करंट फाइनेंशियल सिस्टम में यूएस अगर शटडाउन करता है, रीजन ये है कि वो एक तरह से डॉलर की लिक्विडिटी क्रंच क्रिएट करता है वर्ल्ड में, ताकि वर्ल्ड में जो लेन देन है, जो यूरो डॉलर सिस्टम के तहत जो एस्टेब्लिश था, उसमें जब डॉलर की लिक्विडिटी रुक जाएगी, जब यूएस शटडाउन पे चले जाएगा, तो बाकी कंट्री सफर करेंगे. तो वो चाहता है कि बाकी कंट्रीज कहें कि सर आप शटडाउन मत करो, हम आपकी ट्रेजरीज को सब्सक्राइब करने को तैयार हैं, जो कि इस टाइम पे नहीं हो रहा. मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि करेंसी फाइनेंशियल सिस्टम जो कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म की देन है, उसमें वो फंस रहे हैं. जो कि सनातन इकोनॉमिक मॉडल हमेशा करेंसी पे नहीं था, वो मनी के ऊपर था, जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू होती थी. अब आते हैं इसी इमिग्रेशन वाले एंगल पे. 11 से 15 मिलियन पीपल जिनका मैं जिक्र कर रहा था, उनके ऊपर एक तरह से एक लेफ्ट विंग माइंडसेट था जो डेमोक्रेट इंपोज करना चाहते थे ताकि पॉलिटिकल रोड मैप चेंज हो जाए. एंड उन सारों को लोडेड डेबिट कार्ड्स, टेम्पररी वर्क ऑर्डर्स, हॉस्पिटल असिस्टेंस एंड इवन इनकंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन में ड्राइविंग लाइसेंस भी दिए हुए. अब पॉइंट है, उसका रेपरकशन आज आप देख सकते हैं कि जो भी मैंने जिक्र किया कि जहां जहां ये राइट्स हो रहे हैं, अभी तो कुछ हुए नहीं है. आई रिपीट माई वर्ड विद फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अभी तो कुछ हो ही नहीं है.
क्योंकि जैसे जैसे वर्ल्ड के जो बाकी कंट्रीज यूएस के ट्रेजरीज को सब्सक्राइब करने से मना कर रहे हैं, करेंसी फाइनेंशियल सिस्टम डाउनग्रेड हो रहा है। और कल मैंने आपको जिक्र भी किया था कि यूएस के पास जो गोल्ड है उसका फिजिकल ऑडिट हो नहीं रहा है, गोल्ड और सिल्वर तो के प्राइस chaos इसलिए बहुत बढ़ बड़ा रहे हैं है। क्या? इसलिए गोल्ड एंड सिल्वर बढ़ रहा है क्योंकि उनको दिख रहा है कि फाइनेंशियल सिस्टम दोबारा एक तरह से क्योस क्रिएट कर रहा है। एंड इसी कारण जो लाइव्स लॉस हो रहे हैं, प्रॉपर्टी लॉस हो रहा है, ये जो सारी चीजें, इसके कारण मैं आपको बता रहा हूं सोशल सिक्योरिटी स्कीम विल गो फॉर अ टॉस। तो हम जो बजट की फिगर्स की बात कर रहे हैं वो डॉलर में बात कर रहे हैं, डॉलर की बैकिंग में कुछ है नहीं। इसलिए यूएस के पास, मैं आखिरी 10 सेकंड लूंगा, यूएस के पास 4 ऑल्टरनेटिव हैं। पहला जो पॉवल साहब ने डिक्लेयर किया, यील्ड कर्व कंट्रोल, मैं अभी उस पर एक्सप्लेन नहीं कर रहा, आप मांगेंगे तो मैं बताऊंगा। दूसरा है गोल्ड की रीवैल्यूएशन, जो कि साइलेंटली यूएस कर रहा है, जिसके कारण गोल्ड भाग रहा है। तीसरा है क्रिप्टो करेंसी से रिप्लेस करेगा वो डॉलर को, जिसके कारण ट्रंप बार बार क्रिप्टो क्रिप्टो कर रहा है और पाकिस्तान का साथ ले रहा है। और चौथा है वर्ल्ड में वॉर क्रिएट करने का। नोबेल प्राइज तो बहुत दूर की बात है, वैसे उसको मिल जाए वो अलग बात है, उसको खुश करने के लिए, बट अदरवाइज वॉर के एंगल्स को उसको और प्रमोट करना पड़ेगा। 4 सॉल्यूशन है उसके पास, यूएस के पास। वॉर और के मुझे नहीं एंगल तो लगता इसमें कोई प्रमोट भी हो रहे सॉल्यूशन हैं। काम मुझे करेगा। लगता है वॉर वाला एंगल तो चल ही रहा है, घड़ी चल घड़ी रहा कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपस में टकरा ही जाता है। यूके देवनाथ सर, क्या ये टाइटैनिक संभाल पाएंगे डोनाल्ड ट्रंप, या इसको उसमें आखिरी कील डाल ही दी इन्होंने? विवेक जी, डोनाल्ड ट्रंप अगर इस टाइटैनिक को नहीं संभाल पाते तो टाइटैनिक फेस हो जाएंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात है, उनको समझना पड़ेगा कि किसी भी डिपार्टमेंट में जब आप उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं तो शॉक थेरेपी पे से इम्प्रूव नहीं कर सकते। मैं सरकारी महकमों की बात कर रहा हूं, चाहे अमेरिका हो या इंडिया हो। आपको इंक्रीमेंटल चेंजेस करने होते हैं। अगर उनको लगता है कि वर्कफोर्स जो है वो काम नहीं कर रही है या वर्कफोर्स ज्यादा है, तो भारत से कुछ सीखें। हमारे यहाँ पर हम छोटी छोटी चेंजेस करते हैं। हमारे यहाँ भी अलग अलग डिपार्टमेंट रहे हैं जहां बीच बीच में हम ऑडिट करते हैं, लगता है कि ज्यादा लोग हैं, कम काम कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, वी डोंट फायर, हम उनको नौकरी से निकालते नहीं है। हम क्या करते हैं, डीओपीटी अपने यहाँ से अलग अलग डिपार्टमेंट को बोलती है कि अब से रिक्रूटमेंट या तो कम कर दो या उस डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट बंद कर दो कुछ समय के लिए। ठीक है, जो लोग एग्जिस्टिंग काम कर रहे हैं वो काम करते रहते हैं, शौक नहीं आता है। दूसरी बात, हम क्या कहते हैं कि जिस भी डिपार्टमेंट में लोग काम कर रहे हैं, अगर ज्यादा लोग काम कर रहे हैं उस मिनिस्ट्री में, तो हम बोलते हैं एक काम करो, इनको वॉलेंटियर रिटायरमेंट के लिए एनकरेज करो, एक गोल्डन हैंडशेक दे दो, 5 लाख 10 लाख दो और ऑनरेबली एग्जिट कर जाओ। काफी लोग वॉलंटियर करते हैं गोल्डन हैंडशेक में, वॉलंटियर रिटायरमेंट लेकर, तो डिपार्टमेंट में अपने आप लोगों की कमी हो जाती है। और मैं तो सबसे बात अच्छी ये कहता हूं कि हमारे यहाँ जिस भी डिपार्टमेंट में लोग ज्यादा होते हैं, जी। किसी भी सरकारी महकमे में, हम क्या करते हैं कि उनको उन महकमों में ट्रांसफर कर देते हैं। अगर डिपार्टमेंट ए में ज्यादा लोग हैं और हमें लगता है कि डिपार्टमेंट सी में ज्यादा कम लोग हैं, तो हम उनको एक डिपार्टमेंट से जिस डिपार्टमेंट में मैन पावर चाहिए, शॉर्टेज है, वहां ट्रांसफर कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, सोशल शॉक जो है वो कम हो जाता है। अब डोनाल्ड ट्रंप क्या ये सोच रहे हैं कि जितने लोगों को फायर किया जा रहा है या जिनको पे चेक नहीं मिलेगा 15 अक्टूबर को, 1,54,000 क्या वो कर्मचारियों की रिपब्लिकन्स नहीं है? उनमें से छटनी काफी हुई है। रिपब्लिकन सपोर्टर्स हैं जी। सर, ये जो आंकड़ा बता रहा है, अगर मैंने गूगल किया, फेडरल एम्प्लॉयज की बात करें, 2025 में 3 मिलियन के आसपास इनकी संख्या थी, लेकिन हालिया जैसे कि 1,54,000 कर्मचारियों की खरीद आउट के बाद ये 2.9 मिलियन आंकी गई है। हालांकि इसमें सैन्य कर्मचारी को इंक्लूड नहीं किया हुआ है, उसको एक्सक्लूड किया हुआ है। तो 1,54,000 एम्प्लॉयज को आपने जो है वो झटके में आपने साफ कर दिया, या फिर कह दिया कि भाई अब आपको थैंक यू है, तो वो अनरेस्ट तो क्रिएट होगा ही होगा। विवेक जी, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को या डिपार्टमेंट ऑफ वॉर को हाथ ना लगाएं तो ही अच्छा होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि उनमें इतनी समझबूझ है कि यूनिफॉर्म्ड लोग जो डिपार्टमेंट ऑफ वॉर में हैं उनको वो हाथ नहीं लगाएंगे, उनके हाथ में अगले हफ्ते पे चेक दे देंगे। क्योंकि ये बहुत शर्म की बात होगी अमेरिका जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री में, जो कि अपने को महान इसलिए बना पाया है क्योंकि वर्दी में लोगों ने जान दी है अपने डेमोक्रेसी के लिए 200 साल तक। हाँ ठीक है, अगर उनको लगता है कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस में कुछ सिविलियंस डिपार्टमेंट हैं, सिविलियंस काम कर रहे हैं जो कि नॉन एसेंशियल हैं, तो उनको आस्ते आस्ते एनकरेज कर सकते हैं, दूसरे डिपार्टमेंट में भेज दो। अगर डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस में सिविलियंस ज्यादा हैं, क्या इस फॉर्मूले से अमेरिकी इकोनॉमी दोबारा शाइन करने वाली है? और कहते हैं शटडाउन का तो बहुत इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। विवेक जी, शटडाउन का इफेक्ट पड़ेगा,
लेकिन उसको जो मिटिगेट करने के तरीके हैं वो अलग हैं। किसी भी देश को लगता है कि शटडाउन करने से वो अपने देश को आर्थिक तंगी से निकाल लेगा, ऐसा नहीं होता। दो ही तरीके हैं। एक, शटडाउन अगर आर्थिक तंगी से निकलना है कि धनाढ्य लोग जो हैं उनको 1 या 2 साल के लिए थोड़ा ज्यादा टैक्स देने के लिए या तो मना लो या बाध्य कर लो। ये फॉर्मूला सक्सेसफुली कई देशों में अप्लाई किया गया है। जी। अमेरिका में भी ऐसे लोग हैं जो कि बहुत धनाढ्य हैं। हमने तो सुना है कि वहां कुछ लोगों के पास ही देश की सारी संपत्ति है। तो ऐसे लोगों पर आप 20%, 30%, 35%, 41% टैक्स लगाइए जी। विद ए प्रॉमिस कि सिर्फ 1 या 2 साल के लिए है। दूसरा तरीका बहुत अच्छा है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। सस्ते में लोगों को काम करने के लिए मजबूर करें। अगर अमेरिका को सस्ता लेबर चाहिए, भारत से लो। अमेरिका को सस्ते में एक्सपर्ट्स चाहिए, भारत से लो। वो तो और निकालने में लगे Competitive- हुए हैं। वो तो उल्टा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई जाओ यहां से, हम खुद ही बनाएंगे, हम खुद ही करेंगे, हम खुद ही सब कुछ करेंगे। और वहां इसकी वजह से इन्फ्लेशन हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, लोग परेशान हो रहे हैं। शारदेंदु जी से रिएक्शन चाहेंगे, क्या इससे वाकई अमेरिका की तरक्की नजर आती है? जो भी अगर पिछले 6 महीने में देखें, इंक्लूडिंग दिस शटडाउन, जो भी डोनाल्ड ट्रंप ने किया है सिलसिलेवार तरीके से, क्योंकि भविष्य में उनके फैसलों का आकलन तो होगा, लेकिन मौजूदा दौर की अगर बात करें तो इस 6 महीने में क्या रिजल्ट देखते हैं, 7 महीने में? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का जो शासन है, मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं उनको एक एंग्जाइटी है कि उनके पास समय कम है और काम करने के लिए बहुत ज्यादा है। इसीलिए उन्होंने अपने तीसरे टर्म की भी बात की, और जो समय बचा है 3 साल का, और जितने टास्क हैं, जिस तरीके से इकोनॉमिक रिवाइवल की बात करते हैं, अमेरिका का मागा जो जो स्लोगन दिया उसको चरितार्थ करने की बात करते हैं, मेरा मानना है कि ये समय बहुत कम है। और आगे आने वाले दिनों में क्या रिपब्लिकन इसको आगे फॉलो करेंगे अगर वो पावर में आते हैं, अगर डेमोक्रेट आएंगे तो डेफिनेटली इनका जो मॉडल है वो धाराशायी हो जाएगा। अब देखिए, 2-3 चीजें इसमें बड़ी क्लियरिंग है आज की डेट में। एक तो पॉलिटिकल फ्रंट पे जो चल रहा है वो मेरा मानना है कि ये स्टैंड ऑफ दूर हो जाएगा, उसमें ज्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता। और इसका इंपैक्ट आपने जब बोला तो इंपैक्ट पे अमेरिकन इकोनॉमी इतनी बड़ी है कि उसमें बहुत ही मिनिस्कुल इंपैक्ट आने वाला है। 4,000 एम्प्लॉय को ले ऑफ करना या तमाम तरीके की कॉस्ट कटिंग करना एक प्लान है इकोनॉमिक रिफॉर्म का। और जिस तरीके से चेंजेस डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे हैं करने के लिए, देखिए उन्होंने टैरिफ लगाया, एक तरीके से अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करने की कोशिश की है। इतनी ज्यादा लाइबिलिटी बढ़ती चली जा रही थी, अमेरिका का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट और ट्रेड डेफिसिट था वो बढ़ता हुआ चला जा रहा था। अमेरिका में हो क्या रहा था, टेक्नोलॉजी थी, आपके पास स्पेस टेक्नोलॉजी थी, आईटी था, तमाम तरीके के रिसर्च पे हैवी एक्सपेंडिचर 30% करते थे, लेकिन उनका रेवेन्यू जनरेशन उस प्रोपोर्शनेट में नहीं आ रहा था। होता क्या था, अमेरिका चीजों को इंपोर्ट करता था, कल पुर्जे इंपोर्ट करता था, मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता था। मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो आपका प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होगा। इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप जब आए उन्होंने टैरिफ लगा और एक इंसेंटिव दिया वर्ल्ड को कि आप आइए अमेरिका में अपनी कंपनी लगाइए, अपना मैन्युफैक्चरिंग करिए, और उसके बाद हम आपको तमाम तरीके की सब्सिडी या जो टैरिफ में जो रिबेट है वो देंगे। जब वहां प्रोडक्शन होगा, अब मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा तो आपका प्रॉफिट जनरेशन होगा, और डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा, तमाम तरीके की मैन पावर आएगी और एक तरीके का रिवाइवल होगा। इस मॉडल पे उन्होंने काम करने की कोशिश की, लेकिन वो भूल गए कि अमेरिका को मैन्युफैक्चरिंग है वो तब बना सकते जब उनके पास चीजें सस्ती हो। अगर आपका लेबर उतना ही कॉस्टली, अगर आपकी वर्किंग कंडीशन और इंडस्ट्रियल नॉर्म्स को आप पूरी तरीके से फॉलो करते रहेंगे, तो वही प्रोडक्ट आपके यहाँ एक डिफरेंट कॉस्ट पे प्रोड्यूस होगा, जबकि हिंदुस्तान या चाइना में वो चीप कॉस्ट में आ जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है। तो तमाम तरीके के मॉडल थे। एक बड़ा मशहूर, शार्दुल सर एक छोटी सी बात ऐड करो फिर आप कंप्लीट कर लीजिएगा। जो ये एप्पल का आईफोन है, कहते हैं अगर इसको अमेरिका में प्रोड्यूस करे तो उसकी कीमत तकरीबन 4 से 5 लाख रुपए में आएगी, और 4 से 5 लाख रुपए में ही फिर वो दुनिया में बिकने के लिए जाएगी। तो क्या यही चाहते हैं? और फिर उसे खरीदेगा कौन? फिर तो कंपनी खत्म हो जाएगी जो कॉस्ट फ्रेंडली नहीं रही। तो जी बिल्कुल विवेक जी, आपने बिल्कुल सही बोला। ये एक्चुअली इसी वजह से वो मैन्युफैक्चरिंग हब बन नहीं पाया। ये सारी चीजें
पहले चाइना में, फिर शिफ्ट होके हिंदुस्तान में आने की बात हुई, फिर टैरिफ का वॉर हो गया, तो कंप्लीट चीजें आज की डेट में वो कंफ्यूजन स्टेट में चली गई। लेकिन अमेरिका इस तरीके की मॉडल पे काम नहीं कर पाया। उसका जो बेसिक जो इंटेंट था वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी और रिसर्च एंड इनोवेशन में उसकी महारत हासिल थी, स्पेस टेक्नोलॉजी में उसको वो कैपिटलाइज करता था। और साथ में आर्म्स और एम्यूनिशन का जो मैन्युफैक्चरिंग हब बना हुआ है, जो पूरे विश्व में लेटेस्ट स्टेट ऑफ आर्ट एवियोनिक्स, एयरक्राफ्ट, गन सिस्टम, तमाम तरीके के एम्यूनिशन, मिसाइल, रॉकेट जो सप्लाई करता है, उसकी एक इंडस्ट्री है। वो एक बहुत बड़ी लॉबी है, उसको भी उन्होंने पालना पोसना था। साथ में बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस का प्रेशर। तो मेरा कहने का मतलब है कि अमेरिका कभी भी वेलफेयर स्टेट नहीं रहा है। उसकी जो पूरी पूरी इकोनॉमी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी रही है और उसी पे वो सर्वाइव करना दुनिया भर के खर्चे पे भी तो कटौती की छाती। हाँ जी, यूएन को देने वाला एड बंद कर दिया, WHO को देने वाला एड बंद कर दिया, दुनिया भर को जो यूएस एड जाती थी इंक्लूडिंग बांग्लादेश, पाकिस्तान, कुछ हिंदुस्तान में भेजते थे वो भी बंद कर दिया, बाकी के कई देशों में भेजते थे वो भी बंद कर दिया। इसके अलावा जो नेटो में जो उन्होंने कहा था कि भाई हम जो है नेटो में सबसे ज्यादा पैसा देते हैं, हम क्यों दें यूरोपीय देशों को खर्च के लिए पैसे, उनकी सिक्योरिटी के लिए पैसे, वो भी देना बंद कम कर दिया, उसमें भी कटौती की। जब आप इतने छेद बंद कर ही रहे हो तो आपको कम से कम अमेरिकन का तो ध्यान रखना चाहिए, जिन्होंने आपको इलेक्ट किया, जिन्होंने आपको चुना है। आपको तो शटडाउन किसी कीमत पे नहीं लगने देना चाहिए। विवेक जी, आपकी लॉजिक बिल्कुल बिल्कुल सही है। देखिए, एक स्टेज में जब उन्होंने अपना इंटरनल असेसमेंट किया होगा तो उन्होंने देखा होगा कौन कौन से एक्सपेंडिचर है जिसको वो कट कर सकते हैं। एक तरीके का डेड वेट जो अमेरिका अपने कंधे पे लेके चल रहा था, उसको उन्होंने हटाने की कोशिश की। और इसी के तहत फेडरल एम्प्लॉइज, ये तो फेडरल एम्प्लॉइज को भी उन्होंने कट किया और अल्टीमेटली ये अनएम्प्लॉयड नहीं रहने वाले। एक ही सूरत में शार्दुल जी, डोनाल्ड ट्रंप के फैसले सही माने जाएंगे जब ये 36 ट्रिलियन का डेट 30 ट्रिलियन या 30 ट्रिलियन के नीचे आ जाएगा। तो मैं मानूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप का पहला साल बहुत कामयाब रहा है और इन्होंने अपने देश के डेट को कम करने की जो कोशिश थी उसमें उन्होंने कामयाबी हासिल की है। तो असेस होगा, लेकिन एक साल पूरा होने के बाद जब ये आंकड़े, जो फिगर्स जो है वो बाय फाइनेंशियल ईयर सामने आ जाएंगे। अब सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।